नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम आज पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या क्या चीजें हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। अब सबसे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम खाद्य सुरक्षा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं या फिर इसे परिभाषित कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध, सुलभ और वहनीय हो। मतलब कि उपलब्ध से यहाँ पर मतलब है कि उसका प्रोडक्शन अच्छा होता हो। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन उस अनाज का या फिर खाद्य का वहां पर पर्याप्त होता हो ताकि वो पूरी जनसंख्या का पेट भर सके। उसके बाद सुलभ का मतलब ये हुआ कि आसानी से मिलने वाला, मतलब कि वहां पर जो खाद्य उत्पादन हो रहा है वो सभी लोगों को आसानी से मिल सके। और वहनीय मतलब सब लोग उसे पैसे दे करके खरीद सके, वो इतना किफायती या फिर इतना अफोर्डेबल जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो होना चाहिए। तो किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वहां पर खाद्य उपलब्ध हो, सुलभ हो और वहनीय हो। तो आपको ये तीन शब्द जरूर उस डेफिनेशन में लिखने हैं, उपलब्ध, सुलभ और वहनीय। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि 1995 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में क्या बोला गया था। तो विश्व 95 की विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में ये बोला गया कि खाद्य को सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक बनाने पर जोर देना चाहिए। मतलब कि सभी देश, चाहे वो डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, वो ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे कि जो खाद्य है वो सुरक्षित हो सके, मतलब कि उसमें प्रदूषण ना हो, मतलब खाद्य हमारा प्रदूषित ना हो, जल हमारा प्रदूषित ना हो। उसके बाद पर्याप्त हो सके, मतलब कि सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो, और पौष्टिक हो सके, मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को हमारी चाहिए होते हैं वो उस खाद्य से उन्हें मिल सके। तो 1995 की विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में ये बोला गया कि खाद्य को सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और सभी सरकारों को इस पर जोर देना चाहिए। उसके बाद इसमें खाद्य सुरक्षा के अर्थ में भी परिवर्तन किया गया। क्यों परिवर्तन किया गया? क्योंकि उससे पहले खाद्य सुरक्षा का जो मतलब होता था वो केवल ये होता था कि उस देश में कितनी उपलब्धता है खाद्य की। उसमें ये नहीं देखा जाता था कि वो सब तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो कितना पौष्टिक है। तो ये सारी चीजें इस शिखर सम्मेलन के बाद इसमें इंक्लूड की गई। किसमें इंक्लूड की गई? खाद्य सुरक्षा में इंक्लूड की गई। उसके बाद देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि कभी कोई अकाल पड़ जाता है तो उसकी वजह से खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, इसमें हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अकाल पड़ता है तो उससे खाद्य उत्पादन घटता है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है फूड का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वो कम होने लगता है तो लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पाता और भोजन की कमी होने लगती है, जिससे कि भोजन की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मामूली चीज जैसे कि चावल, दाल, इन सब के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और फिर उससे डेवलप होती है खाद्य असुरक्षा। मतलब कि वहां पर लोगों के पास इतना उत्पादन नहीं हो रहा है खाद्य का, या फिर सब लोगों की एसेसिबिलिटी नहीं है वहां पर फूड की, या फिर उस फूड में सारे पोषक तत्व मौजूद नहीं है, तो खाद्य असुरक्षा होने लगती है। तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं क्योंकि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों के कारण होती है। तो कैसे मौतें होती हैं? क्योंकि जब भुखमरी होती है, लोग भूख के मारे मरने लगते हैं और विवश होके, मतलब कि लाचार होकर के जो भी दूषित जल या फिर सड़ा हुआ भोजन मिलता है उसको खाने लगते हैं। तो उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और उससे भी उनकी मौत होती है। तो अकाल पड़ने पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में खाद्य असुरक्षा हो सकती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि 1943 में जो बंगाल में अकाल आया था उसका क्या प्रभाव हुआ था। तो अकाल में भारत के
बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय हम अंग्रेजों के शासन में थे, इसलिए इतनी सारी मौतें हुई। बहुत उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनकी भी पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से लोगों तक पर्याप्त चावल नहीं पहुंच पा रहा था, बल्कि बंगाल में चावल बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया जाता था उस समय भी। तो चावल की कीमतों में भारी वृद्धि होने लगी। क्यों वृद्धि होने लगी? क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से चावल की कीमतों में वृद्धि होने लगी और चावल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और जितने भी अनियमित श्रमिक थे, मतलब कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते थे, वो सबसे ज्यादा चावल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुए। तो 1943 में जो बंगाल का अकाल आया था वो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से आया था, या फिर वहां पर जो चावल की कीमतें थी उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, इस वजह से बंगाल में अकाल आया था। लेकिन अभी भी हमारे सामने बहुत सारी महामारियां आती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि कोविड-19 में भी लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मजदूर थे, या फिर आप कह सकते हो कि खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मचारी, मतलब कि जो छोटे तबके के लोग थे, उन तक भोजन की व्यवस्था सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण से हुआ था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कारण थे। कौन कौन से कारण थे? जैसे कि अंग्रेजों की बनाई हुई पॉलिसीज, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे और भी कारण थे जिनकी वजह से बंगाल में अकाल आया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1943 में अकाल आया था, जहां पे उत्पादन 76 लाख टन हुआ था और आयात भी किया गया था 3 लाख टन। तो हमारे पास 79 लाख टन कुल उपलब्धता थी, बल्कि आप ये देख सकते हो कि 1941 में जो कुल उपलब्धता थी वो केवल 70 टन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास उत्पादन की कमी थी, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि अंग्रेजों की बनाई हुई जो पॉलिसीज थी उन्होंने बंगाल के लोगों को बहुत ही मुश्किल में डाला था। अब हम ये देख लेते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन लोग होते हैं। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं होती, जैसे कि भूमिहीन किसान जो कि कुछ सीजन्स के लिए काम करते हैं दूसरों के खेतों में, तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कामकाजी जो मजदूर होते हैं शहरी क्षेत्र में, वो सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाकर के बाजार से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खाद्य खरीद सकें। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि पारंपरिक कारीगर और मजदूर सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित होते हैं, और शहरी क्षेत्रों में कौन होते हैं? कामकाजी मजदूर। उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे रामू और अहमद का। तो सबसे पहले रामू की कहानी देख लेते हैं। रामू कौन है? रामू एक गांव में रहने वाला अनियत खेतीहर मजदूर है, जिसकी की मौसमी आय है, मतलब कि ये बड़े बड़े किसानों के खेतों में जाकर के काम करता है, लेकिन वो भी कुछ सीजन्स के लिए काम करता है, मतलब कि 4 या 5 माह के लिए ही ये काम कर पाता है। बाकी सारे माह साल में और जितने माह होते हैं वो बेरोजगार रहता है। उसके बाद रामू का जो बेटा है उसको भी काम करना पड़ता है, और रामू की जो पत्नी है उनको भी जाकर के दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है, और इन्हीं 4 माह में रामू सबसे ज्यादा कमाता है और उसके बाद वो बेरोजगार रहता है। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य असुरक्षा कितनी ज्यादा बड़ी है रामू के लिए। ठीक है, असुरक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है रामू के लिए। एक हम अहमद की बात करें तो अहमद शहर में रिक्शा चलाता है, मतलब अहमद अपनी पूरे परिवार के साथ शहर में रहता है। उसकी प्रतिदिन की आय अलग अलग है, मतलब किसी किसी दिन तो अहमद इतना कमा लेता है कि वो अपने पूरे परिवार का अनाज भी ले आता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब अहमद उतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपने पूरे परिवार की भूख मिटा पाए।
उसके बाद उसके पास एक पीडीएस कार्ड भी है। तो अब ये देख लेते हैं हम कि पीडीएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीडीएस की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसके तहत अहमद को एक पीडीएस कार्ड मिल रखा है, और जिससे वो बाजार में जो अनाज का दाम है उससे कम कीमतों पे जाकर के उस पीडीएस दुकान से अनाज अपने पूरे परिवार के लिए खरीद सकता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि गांव में रह रहा रामू ये काम भी नहीं कर सकता। गांव में रह रहा रामू ये काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पीडीएस कार्ड नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि जो सरकार की नीतियां होती हैं वो भी गरीब और मजदूरों की बहुत ज्यादा सहायता करती हैं, किस चीज में, उन्हें खाद्य सुरक्षित बनाने में। के बाद इसी उदाहरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू और अहमद के उदाहरणों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। रामू का रोजगार मौसमी क्यों है? क्यों है मौसमी? क्योंकि वो एक भूमिहीन किसान है और वो दूसरे बड़े किसानों की जमीनों पर जाकर के काम करता है, और जो खेती का काम होता है वो कुछ ही महीनों के लिए चलता है, इसलिए रामू का रोजगार मौसमी है। उसके बाद रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? तो रामू खाद्य की दृष्टि से तब असुरक्षित होता है जब वो बेरोजगार होता है। मतलब कि 4 माह जब वो काम करता है तब तो उसके पास खाद्य की सुरक्षा होती है, लेकिन उसके बाद जितने माह होते हैं उसमें वो खाद्य असुरक्षित रहता है। उसके बाद क्या अहमद को नियमित आय होती है? तो हमने ये देखा कि अहमद को नियमित आय नहीं होती है, क्योंकि वो एक रिक्शा चालक है। तो कुछ दिन तो उसकी आय बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ दिन उसकी आय उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उसके बाद पीडीएस कार्ड अहमद की कैसे मदद कर रहा है? तो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अहमद क्या करता है, अहमद बाजार से कम दामों पर जाकर के अनाज अपने परिवार के लिए खरीद सकता है उन पीडीएस दुकानों से। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि और कौन कौन से समूह हैं जो कि खाद्य असुरक्षित हैं। तो सबसे पहले कुछ सामाजिक या फिर आर्थिक समूह ऐसे हैं जो अधिक असुरक्षित हैं। उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति मतलब कि एससीज। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और अन्य पिछड़ी जाति मतलब कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो आर्थिक और सामाजिक समूह हैं ये क्यों असुरक्षित हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसों में अभी भी काम करते हैं, इनके पास उतनी स्किल्स नहीं है कि इन्हें ज्यादा आय वाली नौकरी मिल सके, इसलिए ये अभी भी खाद्य असुरक्षित है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लोग, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़, सूखा या फिर लैंडस्लाइड और सुनामी, ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो भी खाद्य असुरक्षित होते हैं, क्योंकि जब उनका घर उजड़ जाता है और उनका अनाज उनके पास नहीं रहता तो वो कुछ दिनों के लिए खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो अगर हम एक सर्वे की बात करें जो कि किसने कंडक्ट किया था, NHFS, क्या फुल फॉर्म है इसका, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। ठीक है, फैमिली सर्वे, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1998 से 99 तक 11 करोड़ ऐसी गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं थी या फिर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जो कि खाद्य असुरक्षित थे। तो इस डेटा को आपको याद रखना है। NHFS ने ये बोला है कि 1998 से 99 तक 11 करोड़ ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं जो कि खाद्य असुरक्षित थे। उसके बाद गरीबी या प्राकृतिक आपदाओं की उच्च घटनाओं वाले राज्य, मतलब कि बीमारू स्टेट, आपने अगर कभी नाम सुना होगा
बीमारू जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, एमपी, उड़ीसा, बिहार, तो ये जो बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में जो भी राज्य आते हैं वहां पर गरीबी इतनी ज्यादा है कि गरीबी के कारण ये राज्य अभी भी खाद्य असुरक्षित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस लेसन को रिवाइज जरूर करिएगा। कोई अगर क्वेश्चंस आपके मन में है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।